हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, डीबीटी बेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये एक आखिरी नोटिफिकेशन होगा जो डीबीटी बेट का आएगा। अगली बारी से डीबीटी एग्जाम सीएसआई नेट के साथ मर्ज हो रहा है। तो ये एक आखिरी बार एक डीबीटी अलग से एग्जाम ले रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस एग्जाम को अगर देने वाले हैं तो बहुत अच्छे से दें और अगले 2 महीनों में अपनी पूरी जान डाल दें। बिकॉज मार्च में एग्जाम होने वाला है, हमारे पास पूरे 2 महीने हैं। सो इन 2 महीनों में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से अपनी जो तैयारी है उसे और अच्छी करनी है, हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। सबसे पहले अगर हम देखिए, डीबीटी में आप सभी को पता होगा 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन करना होता है। 10+2 लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिसमें जनरल साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आता है। 3 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होते हैं और 1 मार्क गलत करोगे तो आपको डिडक्ट होगा। सेक्शन बी में 150 क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन करने हमें सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और बायोटेक्नोलॉजी की स्ट्रीम का ये होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस कंडीशन में नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की होगी और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो इससे आपको जेआरएफ फेलोशिप मिल सकती है। अगर आप कैटेगरी 1 में क्लियर करते हो तो आपको डीबीटी जेआरएफ फेलोशिप मिलती है, लेकिन अगर आप कैटेगरी 2 में क्लियर करते हो तो आपको कोई जेआरएफ फेलोशिप नहीं मिलती, बट यस आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फेलोशिप जो होती है वो 37,000 रुपीज पर मंथ होती है पहले 2 सालों के लिए, और फिर वो 42,000 पर मंथ हो जाती है अगले 3 सालों के लिए। तो ये यहाँ पर बेसिकली एग्जाम पैटर्न के बारे में बात हो गई। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास ये जो समय बचा है इसे हम क्यों, कैसे इस्तेमाल करें और हम क्यों डीबीटी का एग्जाम दें। देखो, डीबीटी का एक ऐसा एग्जाम है जिससे आपको पीएचडी में फंडिंग मिलती है। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी का दे रहे हो तो उसमें आपको डीबीटी भी जरूर देना चाहिए। एक अच्छा एग्जाम है, 5 ईयर की आपको फेलोशिप भी मिलती है, और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो, या फिर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है, आप पीएचडी करना चाहते हो तो बिल्कुल देना चाहिए। इसकी एक बहुत खास बात ये होती है कि अगर आप सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना दोस्तों, तो इसका काफी हद तक सिलेबस सीएसआई नेट के साथ मैच करता है। तो ये ना आपको एक पॉजिटिव वे दे देता है कि हाँ, अगर आप सीएसआई नेट के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि अगले 2 महीने में हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे चीजें हमें आगे लेकर चलनी है, तो हम समझते हैं। आप अपनी तैयारी को बोल सकते हो 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला फेज होगा जिसमें आप अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करोगे, जिसमें आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ोगे जो बेस टॉपिक्स होंगे। अब इसमें ये हो सकता है कि अगर आप पहले से तैयारी करके आ रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें से काफी यूनिट्स आपने कर ली होगी, आपने पहले कभी तैयारी की होगी तो भी आपने पढ़ा होगा। और अगर आपने भी तैयारी नहीं की, आप तैयारी करना चाहते हो, तो आपका फर्ज क्या होना चाहिए कि पहला मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करूं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, टेक्निक्स और आरडीटी जैसे यूनिट्स को आप करिए। ये आपके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बिल्ड करेगा, क्योंकि ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, तो ये तो आपको आने ही आने चाहिए। बिकॉज इसमें सेक्शन ए से भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें सेक्शन ए में भी क्वेश्चन आएंगे इससे, और सेक्शन बी में भी आने ही आने हैं। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ये बायोलॉजी का बेस होता है। फेज 2 में फिर आप जाओगे एडवांस बायोटेक टॉपिक्स के साथ, जैसे कि इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोप्रोसेसेस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे टॉपिक्स के साथ जाओ। और फेज 3 जो होगा उसमें आप बेसिकली मॉक टेस्ट दो, नए नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, सीएसआई नेट में जो बायोटेक्नोलॉजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उन्हें प्रैक्टिस करो। और इन तीनों ही फेजेस में जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। रीजन बीइंग, जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री तो आता ही है, थोड़ा थोड़ा उसे पढ़ते चलो। और जब भी आप मॉक्स दोगे ना, उस कंडीशन में मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाना, क्योंकि मिस्टेक नोटबुक में आपकी जो भी दिक्कत है आप उसे देखिए, आपके साथ जो भी मिस्टेक्स हो रही है उसे देखिए, और उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस रखिए, ना कि उन टॉपिक्स पे जो आपको पता है कि आपको अच्छे से आ गए। इसलिए मिस्टेक नोटबुक बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, जो फर्स्ट फेज है जिसमें आप फाउंडेशन करने वाले हो, जिसमें आप सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, टेक्निक्स, आरडीटी पढ़ रहे हो, इसमें आप क्या करोगे कि पहले जो 3 दिन है उसमें तुम ट्राई कर सकते हो कि सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ो। अब पहले दिन में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हेक्टिक होगा, इसमें आपको अच्छे से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को कवर करना पड़ेगा। तो आपको पहले 3 दिनों में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कवर करनी पड़ेगी। अगर आप 2 चैप्टर्स को साथ में लेकर चल सकते हो, 2 चैप्टर को भी लेकर चलो, जैसे आपने ये कह दिया कि मैं सेल बायो और मॉल बायो को साथ में लूंगा, तो फर्स्ट से 6th डे तक आप सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी साथ में पढ़ो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर डे 4 से 6 तक सेल बायोलॉजी, फिर डे 7 से 10 तक बायोकेमिस्ट्री। मतलब आप एक यूनिट को 3-3 दिन दे सकते हो। अब इस कंडीशन में फायदा देखो क्या है ना, अगर आप एक ही टाइम पे एक यूनिट दे रहे हो तो आप आराम से पूरे दिन एक ही यूनिट को पढ़ रहे हो, तो वो कवर हो सकती है अच्छे से।
फिर आप यहाँ पर 11 से 15 जेनेटिक्स को दीजिए, 16 to 20 टेक्निक्स को, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आरडीटी को दीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि 4 से 5 घंटे आप एटलीस्ट स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ साथ रोज 1 घंटा एटलीस्ट आप एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले ही वो पीवाईक्यू, भले ही वो नए क्वेश्चन हो, और 30 मिनट आप रोज एटलीस्ट, मैं बोल एटलीस्ट रिवाइज करें। छोटे छोटे नोट्स बनाए, बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि 2 ही महीने की बात है तो बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं, और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें। तो ये सबसे पहला आपका प्लान होना चाहिए, करीब करीब 20 दिन का आपका सबसे पहला प्लान ये होना चाहिए अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आएगा कि आपको फेज 2 में जाना है, बायोटेक अप्लाइड टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप यहाँ पर 21 से लेकर 25 दिन तक इम्यूनोलॉजी पढ़िए, 26 से लेकर 30 दिनों तक माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक, 31 से 35 दिन तक बायो प्रोसेसिंग का टॉपिक, फिर 34 से 40 डेज तक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टॉपिक। सेम इसमें भी रोज आप थ्योरी पढ़ रहे हो 3 से 4 घंटा, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो 2 घंटा, क्योंकि अब आपको पहले के टॉपिक्स के एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं, अभी के भी सॉल्व करने हैं। ट्राई करो आधे से 1 घंटा जो है वो यहाँ पर रिवीजन को दो, पर हमेशा ध्यान रखना स्टार्ट करना बेस टॉपिक से जो मैंने आपको बताया, फिर इन टॉपिक्स पे जाना। इस स्केड्यूल में आप ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, बट बेस वही रखना। और इस कंडीशन में वीकली टेस्ट जरूर देना, कि वीक में आप एक दिन टेस्ट दे रहे हो, अगर आपको 2 दिन पॉसिबल है 2 दिन दीजिए, 1 दिन पॉसिबल है 1 दिन दीजिए। जो आपके वीक एरियाज है वो चेक करो, स्पेशली वीक एरियाज पे फोकस करो, उनको रिवाइज करो। ऐसे नहीं कि जो अच्छे टॉपिक्स आप उन्हीं को ही पढ़े जा रहे हो, उन्हीं को ही पढ़े जा रहे हो, उसका कोई तुक नहीं होता। जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे वीक एरियाज है, उन पे ज्यादा फोकस करो। अगर आपको लगता है कोई यूनिट आपकी जल्दी दिनों में हो रही है, उसे जल्दी करो, किसी और यूनिट में ज्यादा टाइम लग रहा है उसे ज्यादा दो, और साथ साथ में जनरल एप्टीट्यूड केमिस्ट्री थोड़े बहुत पढ़ते रहो। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम सेक्शन ए में देखें ना, सेक्शन ए में इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी से कभी कभी बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम बचे तो उनके लिए आप बेसिक चीजें पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो इन्हीं यूनिट्स को फिर अच्छे से करके जाओ क्योंकि इनमें से तो आते ही आते हैं क्वेश्चन, और केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर कितने हो गए, 40 दिन आपके पास हो गए, करीब करीब आपके पास 60 डेज है। 60 डेज में आपके 40 डेज इस तरीके से चले जाएंगे आपको अच्छे से तैयारी करने में। बिलीव मी गाइस, अगर आप पूरे दिन अच्छे से बैठ के तैयारी कर रहे हो ना डीबीटी की, तो आप आराम से इस चीज को कर सकते हो। बट ये डेडिकेशन बहुत ज्यादा लगेगी, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको पूरे दिन बैठ के, और एक एक यूनिट को 3 से 4 दिन में खत्म कर सको। फेज 3 आएगा, जिसमें आपके करीब करीब लास्ट 20 डेज बचेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 15 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, पूरी कोशिश करने के 15 साल के पीवाईक्यूज में सॉल्व करूं। अलार्म लगाना, अलार्म लगा के सॉल्व करना, मॉक्स भी ऐसे ही करना। ये आपकी स्पीड को एक्यूरेट करेंगे, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे, आपकी मिस्टेक्स को बढ़ाएंगे। आपको ये समझ में आएगा कि सेक्शन बी में आप 150 में से 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या, क्योंकि 150 में से 50 क्वेश्चन ही करने हैं, तो वो कर पा रहे हो ना ठीक से, मार्क्स अच्छे से आ पा रहे हैं ना, ये चीज आप पूरी देख पाओगे। जो यहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है उन्हीं मिस्टेक्स को यहाँ पर देखो, उन्हीं को ही रिवाइज करो, और आपको ये समझ में आएगा कि भाई जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि मैं चीजों को सिर्फ रट तो नहीं रहा था ना, समझ भी रहा था ना, मैं कोई टेक्निक को, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को इग्नोर तो नहीं कर रहा था। पीवाईक्यूज कभी नहीं स्किप करने चाहिए। डीबीटी में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट को भी एनालाइज करो। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, जितने ज्यादा टेस्ट इस टाइम पे आप देते हैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप उतने मार्क्स स्कोर भी कर पा रहे हो जितने कट ऑफ के लिए चाहिए, तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लास्ट के जो 15 to 20 डेज बचेंगे उसमें आपको ये चीज करनी है, और उसी के साथ साथ जो पुराने टॉपिक्स जो आपने पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना है। रिवीजन आपका साथ साथ चलता रहेगा, वो कभी छूटेगा नहीं। इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी, एनालिसिस चलेगी, रिवीजन चलेगी, और अगर कोई रिमेनिंग टॉपिक है आपको लग रहा है कि उसको भी पढ़ने की जरूरत है तो उसको देखिए। अब इससे आपको पता चलेगा कि जब आप मॉक्स देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ और टॉपिक्स या कुछ और चीज मुझे अच्छे से कवर करनी है क्या, तो मैं वो चीजें भी कवर कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर वही फेज 4 जो कि लास्ट उसी का ही पार्ट होगा जो आप फेज 3 में उसी में ही होगा कि भाई रिवीजन करना। ये आप समझ लीजिए कि जो लास्ट 20 डेज है ना, उसमें से जो एक हफ्ता होगा, लास्ट 1 वीक होगा, उसमें आप रिवीजन कीजिए। जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उसको देखिए, पाथवेज को देखिए, ऐसे टॉपिक्स को देखिए जो आप भूल रहे हो।
आप मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से चेक करिए, 1 वीक भी नहीं तो आप लगा लीजिए 4 दिन 4 डेज आप लगाइए कि लास्ट के जो 4 डेज होंगे उनमें आप ये चीज करिए। कोई नया टॉपिक मत करिए, रिवाइज करिए चीजों को, प्रैक्टिस कर सकते हो फुल लेंथ मॉक टेस्ट को, इस टाइम पे चीजों को एनालाइज कर सकते हो, इस टाइम पे ट्राई करो, नई चीजें मत पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इस टाइम पे रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना और चीजों को एनालिसिस करते रहना, कैसे मैं चीजों को बेटर करूंगा, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करूंगा, ये चीज करनी है। ध्यान रखिएगा कि आप अगर एक स्टूडेंट है जो पास होना चाहते हैं तो रैंडम स्टडी प्लान मत बनाइएगा, पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करिएगा, मॉक एनालिसिस अच्छे से करिएगा, कोई मेंटोर का सहारा ले लीजिएगा, प्रॉपर मैप बनाइएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंट रहकर पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आते हैं, सो कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। एंड माइंड में 2 महीने बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप चाहें फुल डे बैठ के एग्जाम को क्लियर करना तो डेफिनेटली दोस्तों आप आराम से कर सकते हैं। वंस अगेन अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, क्योंकि इस टाइम पे मैंने आपको कहा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ जुड़ना चाहते हैं डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम है। अगर आप ऐसे हैं कि CSIR नेट और डीबीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए भी आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली अगर आप डीबीटी एग्जाम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर करोगे, आप बहुत अच्छे से करोगे, और बंसल बायोलॉजी का जो कोर्स है वो आपको हेल्प करेगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको उन लेक्चर्स को देखना है, जो टेस्ट दिए हैं उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे गाइज, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।